हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग एक इंटरेस्टिंग एंड सिंपल चैप्टर है आपका और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक पिछली जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट की वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो भी देख लेना। बहुत पूरी प्लेलिस्ट में आपकी वीडियोस मिल जाएंगे, आपको पूरे फुल सिलेबस की वीडियोस जो शॉर्ट हैं आपकी वन शॉट में आप कंप्लीट कर लोगे। उसको देखना मत भूलना। और इसके जो पीडीएफ नोट्स की बात है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से आपको मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के करते हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं प्लानिंग के बाद, और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्टार्ट किससे होता है? प्लानिंग से होता है। और जो प्लानिंग स्टार्ट करने के बाद, हमने जब प्लानिंग पूरी कर ली थी, पूरे जो हमने स्टेप्स प्लानिंग के पढ़े थे, उसके बाद आता है हमारा कहानी में क्या? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है? जो भी हमने सोचा हुआ है, हमने प्लान किया हुआ है कि हमें ये काम करना है, ये हमारा गोल है, ये गोल को अब हमें अचीव करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमने सब प्लान कर लिया। अब जो चीजें हमने सोची उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए सही ऑर्डर में, उनके वो जो चीज हमारा गोल है, जो काम हमने सोचा है, उसको करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगी, वो जो एक्टिविटीज है वो कौन परफॉर्म करेगा और किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या ग्रुप्स में काम होगा, किस तरीके से जो काम है वो डिवाइड होगा, ये सारी चीजें हम किस में करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो प्लान किया उसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। कोशिश नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट ही करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। समझ आया बिल्कुल अच्छे से कि जो हमने पहले प्लान किया था उसको अब हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, पावर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। कि काम हमारा किस तरीके से करना है, हम पूरे अपने काम को डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे ऑर्डर में चीजों को, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में ये चीज आ गई होगी। अब हम अगला बात करते हैं हमारा मीनिंग, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। एक बार बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन टाइप में भी तो हमें करना जरूरी है ना। तो क्या है हमारा? इट इज द प्रोसेस, क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। मतलब अब हम पता लगाएंगे कि हमें जो हमने गोल हमने सेट किया उसको करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसको हम काम को क्या करते हैं? काम के अकॉर्डिंग डिवाइड उसको करते हैं, वर्क को हमारे ऑफ एन एंटरप्राइज टू अचीव गोल। गोल को अचीव करने के लिए हम काम को डिवाइड करते हैं, एंड इसके साथ साथ क्या करते हैं? जो भी हमारा काम है उसको हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा काम करना है इधर जरूरी, और कौन कौन उस काम को कर सकता है। बिल्कुल अच्छे से डीप में मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब इधर बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, या फिर हम बोल सकते हैं नेचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, नेचर के नाम से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है हमारा? ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, ये पूरे ग्रुप को लेके होती है। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, हर बंदे को लेके क्या होती है? ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होती है। क्योंकि आप हर पूरा जो डिसीजन लेते हो, आप लोगों को इन्वॉल्व करके लेते हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों की जरूरत है, और इतने लोगों की जरूरत के साथ मुझे ये क्या करना है? पूरा काम करना। और हर एक्टिविटी वो कौन परफॉर्म करेगा, ये सारा आपको क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, और ग्रुप ऑफ पर्सन को लेके आपको क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस आपकी होती है। क्योंकि इसमें आप अकेले नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग इंक्लूडेड है, काम कर रहे हैं आपके, वो इंक्लूड होके क्या करते हो? आप ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस परफॉर्म करते हो। तो ये क्या है? इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है आपका कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ अ पर्सन काम करते हैं। फिर हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जो भी लोग इधर काम करेंगे हमारे गोल को अचीव करने के लिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग में कॉमन ऑब्जेक्टिव सबका होता है। फिर हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हम क्या करते हैं? लोगों का जो काम है, काम हमने जो सोचा है उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड इधर करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क क्या करते हैं? लोग कौन कौन क्या काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं आपसी में, ग्रुप के अंदर जो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला है। फिर हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें हम लोगों से कम्युनिकेट करके क्या करते हैं? काम को डिवाइड करते हैं कि हम तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ये बंदा ये काम कर लेगा, ये बंदा ये काम कर लेगा, बाकी के जितने भी काम है हम चीजों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम उनको कम्युनिकेट करके क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कौन बंदा क्या काम कर लेगा। फिर हमारा कोऑपरेटिव एफर्ट्स। कोऑपरेटिव एफर्ट मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सब लोग साथ में गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? एफर्ट्स लगाते हैं कि कौन सबसे बेस्ट काम वो कर सकता है।
फिर हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि ये काम करने के लिए आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ आया? तो ये क्या है, हमारे फीचर्स है किसके, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के या फिर ऑर्गेनाइजिंग, है ना। फिर हम पढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंस नीड्स। हम इसमें आप इंपॉर्टेंस नीड्स या एडवांटेजेस से भी, मेरिट से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये इंपॉर्टेंस क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है कि हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों है ना। सबसे पहला हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब जब काम को हम डिवाइड कर देंगे, हर एक चीज को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक पर्टिकुलर बंदा है उसको एक काम डेलीगेट हुआ है, वो पर्टिकुलर बंदे को एक काम मिला हुआ है जो वो क्या करेगा, बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करेगा और उस काम में उसको क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। रीजन इज दैट कि वो बंदा रोज पर डे वही काम करेगा और वही काम करते उसको उस चीज की हैबिट हो जाएगी, और हैबिट होने के साथ साथ आप क्या हो जाते हो, स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, जो काम आप रेगुलरली कंप्लीट करते हुए, काम करते हुए आ रहे हो। तो ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों हमारा, क्योंकि काम में क्या आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। फिर है हमारा क्या, फिर है हमारा ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर्स स्टाफ जो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से पूरा निचोड़ के यूज क्या कर सकते हैं, हमारी लेबर का हम यूज कर सकते हैं। रीजन इज दैट कि हर चीज पहले से प्लान्ड है, हर चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है हम उनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सबको साथ में लेके हम चल सकते हैं, कोऑपरेट मतलब एक दूसरे को हम कोऑपरेट करके चल सकते हैं, जिससे हमारा गोल जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, अचीव इधर हो जाएगा, है ना। फिर हमारा सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट का मतलब इधर क्या है, हर एक चीज पहले से प्लान्ड है, हर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में है, हर एक चीज सबको पता है किसका क्या काम है, तो इधर क्या है, एक सिक्योरिटी एंड एक दूसरे का सपोर्ट मिलके चलता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हर चीज डिवाइड है, वर्क हर किसी का, और रिलेशनशिप भी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है लोगों के बीच में, तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होगी एंड इसके साथ साथ उन लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। फिर हमारा एड्स टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को और ठीक करने के लिए क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है ये क्या करती है, अपना काम करती है मैनेजमेंट को और अच्छा बनाने की। समझ आया? अगर प्लानिंग के बाद सीधा आप क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे लोगों की, अगर आपको जरूरत है आप स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट करोगे विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, तो कोई भी चीज आपकी ऑर्गेनाइज्ड अच्छे वे में नहीं रहेगी और आपको डिफिकल्टीज आ सकती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट को एक एड की तरह काम करता है और अच्छा बनाने की कोशिश, ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये क्या थे हमारे इंपॉर्टेंस थे किसके, हमारे ऑर्गेनाइजिंग। आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ आया है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक किया तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, क्योंकि केस स्टडीज हमारी पूरी प्लेलिस्ट के बाद केस स्टडीज आने वाली है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं एक हर चैप्टर के, तो उसको बिल्कुल स्किप करना मत भूलना। वो भी लाइव सेशंस होने वाले हैं जिसमें मैं अच्छे से बिल्कुल हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक केस स्टडी जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और नोट्स का तो मैंने जैसे आपको बताया ही है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां पे आप ज्वाइन करके अपने पीडीएफ के जो शॉर्ट नोट्स हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो के हर किसी के नोट्स आप लोग ले सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके। तो जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो। लेट्स कंटिन्यू टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले हमारा स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले स्टेप्स हमने पढ़े थे प्लानिंग में, जो हमने पूरा अच्छे से क्या किया था, उसको रिवाइज लर्न किया था, पूरे हर एक स्टेप को अच्छे से लर्न किया था हमने। आज हम पढ़ रहे हैं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। वहां हमने क्या किया था, प्लान बनाया था, और जो सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा फॉलो अप प्लान। क्या था, सबसे लास्ट था हमारा फॉलो अप प्लान। अब प्लान को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें ये गोल अचीव करना है, हमने उसके लिए प्लान भी बना लिया। अब वो जो गोल अचीव करने के लिए हमें जो काम है, वो काम को किस बंदे को क्या काम देना है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो हमारा काम है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। अभी तक हमने किसी को काम नहीं दिया है, अभी तक हमने किसी से कम्युनिकेट नहीं किया है, अभी तक किसी को हमने काम पे रखा नहीं है, ये हम एक खुद से ही अकेले में प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरों को लेके हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये काम को डिवाइड करना है। अभी हमने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, अभी तक हमने किसी को काम प्रोवाइड नहीं किया। ये सब हम काम डिवाइड कर रहे हैं कि ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए मुझे ये काम देना पड़ेगा, ये काम मेरे को नीड पड़ने वाली है। तो इधर अभी हमने क्या किया, काम को डिवाइड किया, ना कि किसी को काम प्रोवाइड किया है। तो अभी हमने थिंक कर लिया, सोच लिया, अज्यूम कर लिया
कि ये काम हमें अराइज होने वाला है, तो हमने काम को डिवाइड कर लिया कि ये काम की हमें जरूरत पड़ेगी ये गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप डिवीजन ऑफ वर्क। फिर है हमारा ग्रुपिंग जॉब्स। ग्रुपिंग जॉब्स का मतलब इधर क्या है कि अब वो काम डिसाइड कर लिया, अब वो काम डिसाइड करने के हो सकता है मान लो हमारे पास कितनी जॉब्स है, हमारे पास जो काम है वो 4 लोगों का काम है ना, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस कम होने के, कैपिटल कम होने की वजह से वो 4 लोगों का जो काम है हम चाहते हैं कि हमारा 4 लोगों का काम 2 लोग भी उसको आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल क्या हमने एक बोला भी था स्टार्टिंग में, एक एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू लेके चलेंगे। जो हमने प्लान बनाया था हमने मोमोज के स्टॉल का, अब एक हम ओनर हैं, ठीक है, और ओनर के साथ साथ हमें अपने स्टॉल को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमें एक की जरूरत है, जैसे मान लो 4 लोगों में से एक हमें क्या चाहिए, कुक चाहिए, ठीक है, जो मोमोज वगैरह बनाएगा। एक हमें क्या चाहिए, वेटर चाहिए, वेटर के साथ जो परोसेगा सामान वगैरह, और एक हमें चाहिए कि जो कटिंग वगैरह करता है वो, और एक चाहिए हमें क्या, वॉशिंग वगैरह के लिए, जो यूटेंसिल्स वगैरह जो वॉश करता है उसके लिए चाहिए हमें। ठीक है, 4 काम है हमारे पास, और जो एक काम है वो मैं खुद देख लूंगा जो ऑर्डर वगैरह लेने के लिए। ठीक, अब 4 काम है हमें, 4 काम को हमने डिवाइड कर लिया। अब कुछ काम इसमें से ऐसे कि वो बंदा कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्तन धोने का जो काम था और जो कटिंग वगैरह का काम था वो कौन कर लेगा, एक ही बंदा कर लेगा, क्योंकि कटिंग 24 घंटे नहीं होना है, इकट्ठा वो कटिंग कर लेगा, उसके बाद जो भी यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह आएंगे उनको क्या करता है वो वॉश कर सकता है। तो एक ही बंदा 2 काम कर लेगा। तो सबसे पहला तो एक जॉब डिसाइड हो गई कि एक कटिंग और वॉशिंग के लिए हमें एक बंदा चाहिए। दूसरा, हमारा जो कुक है, कुक और जो परोसने का है, देखो ऐसा है कुक अगर करेगा परोस भी वो सकता है ना, तो कुक उसने कुक किया, या फिर जो बर्तन वॉश कर 24 घंटे बर्तन नहीं धोएगा, तो हो सकता है मुझसे क्या करवा ले, वेटर का काम भी करवा ले, तो वो बंदे की जॉब बचाए। और जो कुक है, कुक के लिए हमारा क्या हो गया, एक जॉब कुक के लिए हो गई है ना। तो इधर क्या है 4 काम थे, लेकिन उसके लिए हमने जॉब कितनी डिसाइड की, हमने डिसाइड की कि हमें 2 लोगों की क्या है जरूरत है। तो हमने जॉब्स को ग्रुप किया, इधर क्या किया, पहले हमने डिवाइड किया था वर्क को, और दूसरा फिर हमने क्या किया था, जॉब्स को ग्रुप कर लिया कि इतने लोगों की हमें जरूरत है, 2 लोगों की, जिसमें से 3 काम कौन करेगा, जो वो वॉशमैन वगैरह है, वॉशर का काम, कटिंग का काम, और जो हमारा वेटर का काम वो एक बंदा कर लेगा, और कुकिंग का काम एक कुक कर लेगा। ठीक है, तो 2 लोगों की हमें इधर जरूरत है, हमने जॉब्स को क्या कर लिया इधर, डिवाइड कर लिया, ग्रुप कर लिया, मतलब पहचान लिया कि हमें हाँ इन लोगों की जरूरत है, काम को भी हमने डिवाइड इधर कर दिया। तो फॉलो प्लान के बाद कंटिन्यूअस होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में, सबसे पहले काम को डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हमारा ग्रुपिंग जॉब्स। लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप स्टेप हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के स्टेप्स लर्न करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीधा एक क्वेश्चन आता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में से कोई भी, कंट्रोलिंग में से एक भी पूछ लेते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट है हमारा असाइनिंग ड्यूटीज। फिर क्या करेंगे हमने जॉब को जॉब क्या कर लिया, जॉब को डिसाइड कर लिया कि इतने लोगों की जरूरत है, फिर हम उनको किस इंसान को क्या ड्यूटी हमें असाइन करना है। जैसे मैंने अभी डिसाइड किया ना कि इस वेटर से क्या करवाना है, मुझे ये काम करवाना है, वेटर और वॉशरमैन का और कटिंग का काम एक ही बंदा कर लेगा, और कुकिंग का काम वो बंदा करेगा। तो इधर क्या किया मैंने, असाइन ड्यूटी कर दी उनको। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और अब इन लोगों में से किसके पास कितनी पावर रही है। अथॉरिटी का मतलब मैंने प्लानिंग में भी बताया था, और अभी भी मैं बता दे रहा हूं, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। ठीक है, और डेलीगेशन का मतलब होता है, डेलीगेशन का मतलब भी लिख लो, जो मैं मीनिंग बताया करूँ ना वो लिख लिया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो वर्ड से ही आप हर एक चीज को पहचान लोगे। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रोवाइड करना, और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। तो किसी भी इंसान को पावर जो है उसको प्रोवाइड करने को, पावर देने को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। तो इधर हम क्या करें, किस बंदे के पास क्या होगी पावर, क्या क्या पावर होगी, वो क्या कर सकता है, अपनी पावर का यूज कर सकता है किस किस काम में, है ना। तो हम उसकी पावर डिसाइड करें किस बंदे के पास क्या पावर होगी। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो हमने सोचा है फिर हमको उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये भी अभी हमने क्या किया, थिंक किया है हमने कि काम को डिवाइड कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, जो हमने प्लान किया था उसको इंप्लीमेंट करके देखा है कि इस तरीके से क्या होगा, इधर काम होने वाला है। तो ये कहते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। समझ आया, पहले हमने फंक्शन स्टेप्स पढ़े थे प्लानिंग के पिछले सेशन में, अभी हमने पढ़ लिए क्या, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्टाफिंग चैप्टर में, है ना। अभी तक क्या पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, एंड हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप वीडियो अभी तक पसंद आई। अब है हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो बेस था हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वो पूरा हो चुका है। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स को हमारे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं, अभी तक हमने जो स्टेप्स थे वो हमने डिसाइड कर लिए। अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल हम एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। वन सेकेंड। पहला जो होता है हमारा वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जो दूसरा हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कि हम लोगों के काम के हिसाब से लोगों का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। लोगों के काम के हिसाब से उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करते हैं लोगों के काम के हिसाब से। जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज जो होंगे वो एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, जो उनके टॉप लेवल के लोग रहेंगे वो एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, एक फ्लोर पे रहेंगे, है ना। जो लेबर क्लास के लोग हैं वो उनका जिनका सेम सिमिलर काम है वो एक साथ रहेंगे। तो ये क्या किया हमने, उनके काम के हिसाब से क्या किया इधर, उनका स्ट्रक्चर को डिसाइड किया। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड अगर हम बात कर ले हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनका डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उनका डिसाइड करते हैं। उनके किसके हिसाब से, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से, है ना। कैसे, आओ रीड करते हैं। आई होप फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको हर एक चीज अच्छी समझ में आ गई होगी, और डिटेल में उसकी डेफिनेशन से पढ़। It is used by larger companies where group of employees are organized according to the function they perform। क्या काम वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उनके ग्रुप्स को। ओके, अब it is the structure in which various departments are created on the basis of product, territory और region। मतलब अब क्या होता है इसमें कि मान लो एक डिपार्टमेंट हमने डिसाइड कर दिया कि वो यूपी का होगा, एक डिपार्टमेंट एमपी का होगा, एक डिपार्टमेंट होगा महाराष्ट्र का, एक डिपार्टमेंट होगा पुणे का, क्योंकि बड़ी सिटी है तो हमने एक स्टेट के दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो ये क्या है, ये हमारा है कि हमने स्ट्रक्चर डिसाइड किया हमारे रीजन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर हम मान लो जो हमारे प्रोडक्ट मतलब सोप और डिटर्जेंट वगैरह का प्रोडक्ट है वो डिपार्टमेंट अलग होगा, जो हमारा यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट है वो अलग होगा, एक हमारा डिपार्टमेंट जो है फूड फूड से रिलेटेड वो डिपार्टमेंट अलग होगा, ज्वेलरी से रिलेटेड वो डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये क्या है, हमने प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट, तो इसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। एंड जो हम फंक्शन के हिसाब से अगर बात करें, काम के हिसाब से बात करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक बार और सुन लो कंक्लूजन। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, हम दो तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोगों को के ग्रुप को डिसाइड करते हैं काम के हिसाब से, और डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोगों का को ग्रुप करते हैं किसके हिसाब से, उनके प्रोडक्ट या फिर उनके रीजन के हिसाब। आई होप इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब है हमारा अगला टॉपिक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब मैंने ऊपर ही आपको समझाया था। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रोवाइड करना, और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। तो पावर को प्रोवाइड करना, प्रदान करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर टू सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मतलब जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पावर ट्रांसफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। फिर है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ये टॉपिक बड़े ध्यान से सिर्फ सुन। किसी को हमने अथॉरिटी प्रोवाइड करी, अगर हमने किसी बंदे को अथॉरिटी प्रोवाइड करी तो उसकी क्या बन जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो काम को क्या करे, पूरा करे। समझ आया। किसी को हमने जैसे सुपीरियर ने, जैसे मैंने अपने किसी सबऑर्डिनेट को क्या दिया है, काम दिया है, तो उसको मैंने अथॉरिटी भी प्रोवाइड किया है। जब उसको अथॉरिटी कोई प्रोवाइड किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, चीजों को अच्छे से परफॉर्म करे। और जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिली है कि ये काम को उसको पूरा करना, और उसका हक बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो काम को पूरा अच्छी तरीके से परफॉर्म करके मेरे को दे, तो वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि मुझे क्या दे, वो रिजल्ट प्रोवाइड करे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिजल्ट प्रोवाइड करना, कि जो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसने किस तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया है, वो मेरे को बाउंड है कि वो मुझे बताएगा कि ये चीज को उसने किस तरीके से परफॉर्म किया, और वो काम करने का उसका क्या रिजल्ट आया। जब वो होता है ना कि मैंने किसी को काम सौंपा है तो वो मुझे बताएगा कि ये काम का रिजल्ट क्या निकला है, तो उसको हम वो रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। समझ आया। तो अथॉरिटी किसी के पास होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ उसका ड्यूटी बनती है कि वो उसको क्या हो, अकाउंटेबल हो अपने सुपीरियर को। उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि अपने सुपीरियर को हर एक चीज के बारे में बताए कि जो उसने को काम मिला था वो किस तरीके से परफॉर्म हुआ है। तो वो जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आई होप तीनों जो आपको मतलब है वो अच्छे से समझ में आ गए
होंगे। फिर है हमारा, एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं चलो। इट इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू एन इंडिविजुअल टू द कमांड। फिर हमारा अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू सबमिट रिपोर्ट टू सुपीरियर, मतलब अपना जो रिजल्ट, जो रिपोर्ट निकल के आई है वो क्या करेगा, सबमिट करेगा अपने सुपीरियर को, जैसा मैंने आपको बताया। फिर है हमारा क्या, लास्ट टू टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता क्या है ना? तो 1 सेकेंड, हाँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, एक सिंपल सेंटेंस में आपको अगर खत्म करूं तो, पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू हैंड। ये लाइन को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेंट्रलाइजेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो ये लाइन तो आप लिख ही सकते हो, डेफिनेशन तो मैंने आपको इधर प्रोवाइड की ही हुई है। एक जो सिंपल जो मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन का, पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू हैंड्स का, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो डिसीजन ले सकते हैं वो कुछ ही लोग ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पावर टू टेक डिसीजन इन ऑल हैंड्स, मतलब हर कोई क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है बिना किसी सुपीरियर को पूछे हुए। तब जब सब हर किसी के हाथ में पावर होती है डिसीजन लेने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन से भी पढ़ ले इधर, तो क्या लिखा हुआ है हमारा, मींस द सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप। अथॉरिटी एट टॉप पे क्या रिजर्वेशन रहता है कि डिसीजन वगैरह वो नहीं लेता। इट इज अ वाइडर देन डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब डेलीगेशन किसी को पावर प्रोवाइड करने से भी बहुत बड़ा टॉपिक है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में, सेंटेंसेस में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब इधर आपको बता दिया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, दो टाइप की होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा वो जो ग्रुप्स हैं वो डिवाइड होते हैं, जो काम करने का जो स्ट्रक्चर वो डिसाइड होता है किसके थ्रू, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें लोग जो काम कर रहे हैं आपस में मिलके, जो सेम लेवल के लोग हैं आपस में मिलके अपने हिसाब से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप्स बनाते हैं, कोई आपस में मिलके वो ग्रुप डिसाइड करते हैं, जिससे उन्हें बात करना अच्छा लगता है उनसे मिलके वो ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टॉप लेवल के द्वारा बनाया जाता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोग आपस में सेम लेवल के लोग मिलके क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से क्या करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप को बनाते हैं, मेक करते हैं, मतलब प्रोड्यूस बोल रहा था मैं, बनाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो, फीचर्स बाय टॉप मैनेजमेंट बनाता है इसको, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, काम के हिसाब से क्या करते हैं, इसको ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है। रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेली जो जिनके पास क्या पावर है, पावर के हिसाब का क्या है, ये रिजल्ट है कि किसके पास कितनी पावर रहने वाले हैं। रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हर किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में अंदर रह के आपको सॉरी ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे। फिर क्या है, फोकस ऑन वर्क एंड परफॉर्मेंस, मतलब ये काम करने के लिए बनाई जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये फोकस करता है काम पे और उसकी परफॉर्मेंस। अब लास्ट हमारा फीचर्स। फीचर्स में क्या है, अराइज फ्रॉम सोशल मीटिंग, आपस में मीटिंग करके हम अराइज करते हैं ग्रुप्स को, बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड टेस्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लैंग्वेज के हिसाब से आपको जो कन्वीनियंस लगेगा आप उनके साथ बातचीत करोगे। अराइज फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्ट, आप लोग आपस में बातचीत करके अराइज करते हो उसको। हैज रिटन नो, हैज अनरिटन वैल्यू एंड नॉर्म्स, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई नॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है। कंटेन ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन मतलब सब लोग एक गुच्छे में क्या करते हैं, रह के अपनी चीजों को डिस्कस इधर करते हैं, ठीक है। तो कंटेन ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, इसमें हर कहीं से क्या होता है, अंगूर का एक गुच्छा कहीं भी लगा हुआ रहता है। तो इधर एक अनफॉर्मल वे होता है बातचीत करने का किसी का भी, ठीक है। कोई भी किसी से कभी भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन इधर बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा, इसी के साथ साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है वो क्या होता है, पूरा फिनिश होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी हर एक टॉपिक है हमने इस चैप्टर से कंप्लीट करने की कोशिश की है। प्लीज अपने शेयर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा अच्छा तो मैं शायद पढ़ा ही लेता हूँ, तो कमेंट करना, फीडबैक देना मत भूलना। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी हो तो उसको सुधारने के लिए कमेंट करना, फीडबैक बिल्कुल देना मत भूलना। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड ऑल्सो join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So
Myself Sharad Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well. Bye bye.